13 सितंबर 1929 को जब जितेंद्र दास की मौत हुई, उस दिन मैं शिमला में था। दिल्ली के एक प्रसिद्ध पत्रकार, राजनैतिक नेता श्री चमनलाल जी को चमनलाल भिक्षु के नाम से पुकारे जाते रहे, शिमला में ही थे। जितेंद्र दास की हालत के बारे में शिमला में जो समाचार पहुंच रहे थे, उनसे काफी चिंता उत्पन्न हो रही थी। पंजाब सरकार और भारत सरकार दोनों के ही दफ्तर इन दिनों शिमला में हुआ करते थे, इसलिए पंजाब के उच्चाधिकारी लाहौर के साथ फोन पर संपर्क कायम किए हुए थे। उन्हें 1 मिनट का समाचार मिल रहा था। उनसे हमें भी पता चल रहा था कि जितेंद्र दास की हालत सबसे पहले बड़ी खराब है। शाम के 4 बजे लगभग मैं और चमनलाल शिमला के मॉल रोड पर घूम रहे थे और हम लाहौर जाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि कुछ हो जाए तो उस समय हम वहां मौजूद हों। जिस दिन से जितेंद्र दास ने भूख हड़ताल शुरू की थी, उस दिन से उनके भाई किरण चंद्र कलकत्ता से लाहौर आ गए थे, और जब जितेंद्र दास की हालत खराब होने लगी तो सरकार ने उनके भाई को उनके रोज मिलने की अनुमति दे दी थी। वे दोपहर के समय बॉरिस्टल जेल जाते, 3-4 घंटे वहां रहते और तमाम हालत हमें बता देते। मेरी और उनकी प्रतिदिन भेंट होती थी। हम दोनों एक दूसरे के बड़े निकट आ गए थे। किरण चंद्र भी अपने भाई की भांति क्रांतिकारी थे। वे देख रहे थे कि उनका भाई धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा है। कई बार हमने उनसे कहा कि वे अन्य राजनीतिक बंदियों की तरह अपने भाई से अनशन छोड़ने की बात करें। उन्होंने कहा कि अब जितेंद्र दास के बचने की कोई संभावना नहीं है। यदि उन्हें ससम्मान मौत और अपमानित जीवन के बारे में फैसला करने को कहा जाए तो वे ससम्मान मौत को प्राथमिकता देंगे। और फिर एक दिन किरण दास ने कहा, वीरेंद्र भाई, तुम नहीं जानते ये लोग भगत सिंह, जितेंद्र दास, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी किस मिट्टी के बने हुए हैं। जिंदगी की इनकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। यदि वे देश के काम नहीं आ सकती, यदि उन्हें जिंदगी से तनिक भी प्रेम होता तो ये लोग मौत को क्यों दावत देते। भगत सिंह बचना चाहते तो बच सकते थे। जितेंद्र दास को यदि जीवन से प्रेम होता तो वे भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर सकते थे। लेकिन इन सभी के सामने कुछ आदर्श हैं और उनके लिए ही जीवित हैं और उनके लिए ही मरना चाहते हैं। किरण दास की बातें सुनकर हम चुप हो जाया करते थे और इस प्रकार हम भी उनके प्रति निश्चिंत हो जाते। अंत में किरण दास से अनुमति लेकर मैं कुछ दिनों के लिए शिमला चला गया। उन दिनों पुलिस 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। जब मैं लाहौर से बाहर जाता तो स्टेशन पर मेरा टिकट देखकर पता कर लिया जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वहां की पुलिस को फोन के द्वारा सूचना दे दी जाती। जब मैं उस स्थान पर पहुंचता तो पुलिस पहले ही मेरे स्वागत करने के लिए वहां मौजूद होती। पुलिस का जो सिपाही मेरे साथ जाता, वह मुझे स्थानीय पुलिस के हवाले करके चला जाता। स्थानीय पुलिस 24 घंटे मेरी निगरानी शुरू कर देती। शिमला में भी मेरी यही हालत थी, लेकिन इसका मुझे कुछ लाभ भी हो जाता। कई बार पुलिस के इन सिपाहियों से मेरी मित्रता भी हो जाती। वे माफी भी मांगने लगते और कहते, क्या करें, पेट की खातिर उन्हें यह नौकरी करनी पड़ती है, अन्यथा वे तो एक क्षण के लिए भी नौकरी नहीं करना चाहते। मैं उन्हें कई बार झांसा देकर गायब हो जाया करता था। उस समय उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। इस प्रकार 13 सितंबर 1929 शाम को 4 बजे मैं शिमला की माल रोड पर घूम रहा था कि पुलिस का जो सिपाही पहले मेरा पीछा करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने मेरे पास आकर दबी आवाज में कहा कि जितेंद्र दास की मृत्यु हो गई है। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला। उसने कहा कि पुलिस कार्यालय में पुलिस के कुछ अधिकारी आपस में बातें कर रहे थे कि शीघ्र नगर में कुछ पुलिस गश्त के लिए भेज दीजिए, ताकि लोगों को पता लगने के पूर्व भी कुछ प्रबंध कर लिए जाएं। यह सुनते ही हमने फैसला लिया कि या तो लाहौर चले जाएंगे या दिल्ली, ताकि जितेंद्र दास के अंतिम जुलूस में शामिल हो सकें।
हमने लाहौर के यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के दफ्तर में, जो कि उस दिन फ्री प्रेस ऑफ इंडिया का कार्यालय था, फोन किया। किरण दास वहां रहते थे। पता चला कि वो तो बॉस्टल जेल में हैं और अपने भाई का शव कलकत्ता ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी पता चला कि वे शाम को किसी समय भी कलकत्ता के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली के मार्ग से कलकत्ता जाएंगे। इस पर हमने तुरंत दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। दिल में गम था, लेकिन सरकार के विरुद्ध आक्रोश भी। मैंने चमनलाल से कहा कि हो सकता है मुझे दिल्ली जाने की अनुमति ना मिले। इन दिनों मुझे जहां जाना होता था पुलिस की अनुमति लेकर ही जा सकता था। इस पर मैंने फैसला लिया कि आज पुलिस को बिना बताए ही दिल्ली जाऊंगा। यदि मैं गिरफ्तार भी कर लिया जाऊं तो कोई बात नहीं। एक बार तो जितेंद्र की अर्थी पर फूल अवश्य चढ़ाऊंगा। किरण दास से भी मिल लूंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि मैं उस समय पुलिस सिपाही को धोखा न देना चाहता था, जो शिमला में मेरे साथ रहता था और जिसने मुझे आकर बताया था कि जितेंद्र दास ने प्राण त्याग दिए हैं। मैंने उसे बुलाकर कहा कि मैं शाम की गाड़ी से कालका जा रहा हूँ, वहां से लाहौर जाने का विचार है। उसे यह सुनकर कुछ धैर्य हुआ, एक तो इसलिए कि अब उसे मेरा पीछा नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा यह कि उसे धोखे में नहीं रखा गया। उसने मेरा धन्यवाद किया। वह पुलिस कार्यालय चला गया और मैं वहां से कालका और लाहौर की पुलिस को खबर दे दी गई कि मैं शिमला से लौट रहा हूँ। हम वहां से 4 बजे की गाड़ी से चल पड़े। यह कोई 8 बजे के लगभग कालका पहुंचे थी कि मार्ग में ही खड़ी होती है। पुलिस मेरी प्रतीक्षा कर रही होती। कालका पहुंचने से पहले 2 मील पर गाड़ी कुछ समय के लिए रुक गई। मैंने चमनलाल से कहा कि वह दिल्ली जाने वाली कालिका मेल पर जाकर बैठ जाए। मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा और यदि कालका स्टेशन पर ना पहुंच सका तो मैं दिल्ली में मिल लूंगा। यह कहकर मैं अपना सूटकेस लेकर उतर गया। उस समय चारों ओर अंधेरा था, कोई मुझे देख ना सकता था। मैं लाइन के साथ साथ चलता गया और स्टेशन पर पहुंच गया। दिल्ली जाने वाली गाड़ी एक और खड़ी थी। मैं एक डिब्बे में जाकर ऊपर की सीट पर जाकर लेट गया। कालका पुलिस मेरा स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। जब लाहौर की गाड़ी का चलने का समय आया तो वे बड़े परेशान हुए। उन्हें यह सूचना तो मिल चुकी थी कि मैं शिमला से चल चुका हूँ, लेकिन कालका नहीं पहुंचा था। उन्होंने लाहौर जाने वाली गाड़ी छान डाली, लेकिन मेरा कहीं पता न चला। जब दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई तो उन्होंने उसे भी देखना शुरू कर दिया, पर उन्हें यह ना सूझा कि मैं ऊपर की सीट पर सो सकता हूँ। मैं जिस डिब्बे में था, पुलिस वहां 2-3 बार आई थी, लेकिन बाहर से ही झांक कर चली गई। मैंने उन्हें यह कहते सुना कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन उस समय मैं अपनी सांसें दबाए ऊपर की सीट पर लेटा रहा और जब तक गाड़ी दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची मैं नीचे नहीं उतरा। उधर लाहौर और शिमला के मध्य टेलीफोन होते रहे थे कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। अंत में पुलिस ने मेरे पिताजी से पूछा। उस समय तक उन्हें भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। वे तो समझ रहे थे कि मैं शिमला में हूँ। जब पुलिस ने उन्हें बताया कि मैं शिमला से रवाना हो चुका हूँ तो उन्हें भी कुछ चिंता हुई। अंत में उन्होंने शिमला में फोन किया जहां मैं ठहरा हुआ था। वहां से पता किया, उन्हें बताया गया कि मैं लाहौर नहीं पहुंचा तो दिल्ली चला गया होऊंगा। परंतु पिताजी को मेरी यह हरकत पसंद न आई। उन्होंने मुझे खूब डांटा और कहा, तुम लोग माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ सकते। और फिर उन्होंने कहा, यदि तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो शान से मरो। इस प्रकार चोरों की भांति छिपकर क्यों मरते हो। उनकी इस डांट ने मुझे एक बार झंझोड़ कर रख दिया और मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि मैं कुछ भी करूं, मेरे माता पिता को तो मेरे गुनाहों की सजा मिल ही जाएगी। कभी कभी तो उन्हें पता भी नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सजा उन्हें मिल जाती है।
यद्यपि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूं। जब मुझे पता चला लाहौर आने वाली गाड़ी 6-7 घंटे लेट है, तो मैंने यह स्टेशन पर ही गुजारने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि सीआईडी के सिपाही जमा होने शुरू हो गए। इनमें 2-4 पंजाब से भी आए थे। इस पर मैं वेटिंग रूम में जाकर सो गया। प्लेटफॉर्म पर घूमना अपने आप को खतरे में डालना था, इसलिए वेटिंग रूम में एक कोने में पड़ा रहा। गाड़ी 2 बजे के लगभग पहुंची थी, परंतु 12 बजे के लगभग ही प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ हो गई थी, और जब गाड़ी 2 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां अथाह भीड़ मौजूद थी। ऐसा लगता था कि सारी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गई है। प्लेटफॉर्म जितेंद्र दास जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गाड़ी खड़ी हो गई। लोग उस डिब्बे की ओर उमड़े जिसमें जितेंद्र दास का शव एक लकड़ी के डिब्बे में बंद पड़ा था। किरण दास इस गाड़ी के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े थे। मेरे लिए वहां पहुंचना कठिन हो गया। धीरे धीरे मैं भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। जब उस डिब्बे के निकट पहुंचा तो किरण दास ने मुझे देख लिया। वे गाड़ी से उतर आए, भीड़ को चीरते हुए मेरे पास पहुंचे और मुझे अपने हाथ उस डिब्बे की तरफ ले गए जहां उनके भाई का शव पड़ा था। सारा डब्बा फूलों से भरा पड़ा था जो मार्ग में लोगों ने शहीद की लाश के लिए पहुंचाए थे। शहीद भगत सिंह के पिता शहीद किशन सिंह जी, श्री भगवती चरण की धर्म पत्नी दुर्गा भाभी और श्री अविनाश चंद्र बाली भी उस गाड़ी में बैठे थे। ये सब लोग कलकत्ता जा रहे थे। किरण दास ने मुझे कहा कि मैं इनके साथ कलकत्ता चलूं, परंतु जिन परिस्थितियों में मैं शिमला से आया था उनके कारण मैंने कलकत्ता जाना उचित नहीं समझा। मैंने किरण दास से कहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ संवेदना प्रकट करूं या इस वीर शहीद का भाई होने पर तुम्हें बधाई दूं। किरण दास ने कहा, आज परस्पर सहानुभूति का समय नहीं है। आज तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जितेंद्र दास यदि चाहते तो उनके प्राण सरलता से बच सकते थे, परंतु उन्होंने तो सोच समझकर मौत को आमंत्रित किया और कोई भय या लोभ उनके दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं सका। कोई आधे घंटे के लगभग दिल्ली स्टेशन पर खड़े रहने के बाद गाड़ी कलकत्ता की ओर चल पड़ी। मैंने शेष समय रेलवे स्टेशन पर ही गुजारा और रात की गाड़ी से शिमला वापस चला गया। शिमला पहुंचने पर पुलिस वाले कुछ हैरान हुए। जो सिपाही मेरा पीछा किया करता था उसने मुझसे कहा, बाबूजी, आपने तो हमें बड़ा परेशान किया। मेरी तो नौकरी से ही छुट्टी होने लगी थी, परंतु बचाव इसी में हो गया कि मैं कालका पुलिस को आपके आने की सूचना दे दी थी। संभवतः कालका ने किसी न किसी पुलिस वाले को तो अवश्य झटका ही जाएगा। आप लोगों का तो शुगल रहता है, हमारा कत्ल हो जाता है। दिल्ली के प्रस्थान के बाद मार्ग में स्थान स्थान पर ठहरती हुई जितेंद्र दास की गाड़ी दूसरे दिन कलकत्ता पहुंची। 5 लाख के लगभग लोग शहीद का स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। इनमें जितेंद्र दास के वृद्ध पिता भी थे। श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री J.M. सेन गुप्ता और दूसरे कई नेता भी प्रतीक्षा में खड़े थे। कलकत्ता के एक अंग्रेजी पत्र हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने अपने प्रथम पृष्ठ पर जो खबर प्रकाशित की, उसका शीर्षक उसने दिया, होम दे ब्राउट हर वॉरियर डेड। यह अंग्रेजी की एक कविता की पंक्ति है। से समाचार पत्रों ने भी जितेंद्र दास के शव के आगमन के इस दृश्य को बढ़िया ढंग से प्रकाशित किया। कहते हैं कि देशबंधु चिरंजन दास के अर्थी के साथ भी शायद इतने लोग ना होंगे जितने देश जितेंद्र दास की अर्थी के साथ थे। देशबंधु निश्चय ही बंगाल के बेताज बादशाह थे। वे अपने समय के बंगाल के सबसे बड़े नेता थे, परंतु उनकी मौत प्राकृतिक थी। बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ था। इसके विपरीत जितेंद्र दास ने तो एक परवाने की तरह जलकर अपने प्राण दिए थे। क्षण क्षण कदम कदम वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कई बार रोकने का प्रयास किया गया, समझाने का भी प्रयास किया गया। उनके अपने प्रिय साथी स्वर्गीय भगत सिंह ने भी उन्हें बहुत कहा कि वे भूख हड़ताल छोड़ दें,
परंतु वे अपने लिए तैयार ना हुए। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही वे कहा करते थे, मैं अनशन शुरू नहीं करूंगा। यदि सबने शुरू करने का निर्णय लिया है और मुझे भी शुरू करना पड़ा तो मैं 2 अवस्थाओं में ही स्वीकार करूंगा, हमारी मांग स्वीकार कर ली जाए या मेरी मौत हो जाए। जितेंद्र ने जो कुछ कहा था कर दिखाया और एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि इस देश के क्रांतिकारी युवक कितने उच्च चरित्र के मालिक हुआ करते थे। जिस आदर्श के लिए लड़ते उस समय उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते थे। जितेंद्र दास और उनके साथियों की भूख हड़ताल का यह परिणाम हुआ कि जेलों में राजनीतिक बंदियों के साथ पहले से बेहतर व्यवहार होने लगा। इससे पूर्व सरकार इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करती थी, अब मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लगी थी। परंतु उसे अपने कर्तव्य का आभास कराने के लिए क्रांतिकारियों को कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्वर्गीय भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त को 72 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी। उन दिनों जिस जिस जेल में राजनीतिक बंदी पड़े थे, उन सब ने इस विषय में कोई न कोई पग अवश्य उठाया। इससे पूर्व भी लोगों ने जेल में जाते रहे हैं। गांधी जी ने तो 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, परंतु किसी को भी इस समय तक यह विचार न आया था कि जो लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए जेलों में जाते हैं, उनके साथ चोर और डाकुओं जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ उच्च चरित्र के होते थे, अपितु उच्च शिक्षा प्राप्त भी। यह श्रेय तो भगत सिंह और दत्त को ही दिया जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने देशवासियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया और जितेंद्र नाथ दास ने तो अपने बलिदान से इस समस्या को हल करने में बहुत सहायता की। यदि उनकी शहादत ना होती तो शायद अंग्रेज सरकार भी राजनीतिक बंदियों के साथ बेहतर व्यवहार ना करती। परंतु जब जगह जगह भूख हड़ताल होने लगी और देश भर में उसकी चर्चा होने लगी, तो सरकार को भी विवश होकर ध्यान देना पड़ा और अंततः राजनीतिक बंदियों को जेलों में कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी। मैं इससे पूर्व उस बातचीत का उल्लेख कर चुका हूं जो भगत सिंह और सुखदेव के मध्य हुई थी। उस समय सुखदेव ने कहा था कि देश के लिए मरना ही पर्याप्त नहीं, मरना हो तो इस ढंग से मरना चाहिए कि जनता पर इसका कोई प्रभाव हो और वह अनुभव करे कि ये नवयुवक कितने बड़े बलिदान दे रहे हैं। सुखदेव ने इसलिए भगत सिंह को तैयार किया था कि वह स्वयं असेंबली में जाकर बम फेंकें और एक विस्तृत स्पष्टीकरण करके बताएं कि उन्होंने यह पग क्यों उठाया। भगत सिंह ने ऐसा ही किया और भूख हड़ताल के मामले में जितेंद्र नाथ दास ने भी सिद्ध कर दिया कि इन नवयुवकों की दृष्टि में जीवन का कोई मूल्य ना था। वे इस देश की अमानत समझते थे और अंत में उसे ही भेंट कर देते थे। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की और साथ ही ब्रिटिश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 23 दिसंबर 1912 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की एक शाही जुलूस के साथ दिल्ली में प्रविष्ट हुए। जब उनकी सवारी चांदनी चौक में पहुंची तो किसी ने उन पर बम फेंक दिया। वायसरॉय तो बाल बाल बच गए, परंतु उनका हाथी बुरी तरह घायल हो गया। इस भगदड़ में रास बिहारी घोष, बसंत विश्वास और उनके साथी वहां से निकल भागे। बाद में दिल्ली षड्यंत्र केस शुरू हुआ, जिसमें भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत विश्वास को फांसी हुई। रास बिहारी घोष गिरफ्तार ना हो सके। उनका गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए की घोषणा की, परंतु वे बचकर जापान चले गए और वापस नहीं आए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जापान और दूसरे एशियाई देशों में आजाद हिंद फौज खड़ी करी। अब पूरे 17 वर्ष बाद उसी दिल्ली में 23 दिसंबर के ही दिन एक दूसरे वायसरॉय को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। पहले वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे, इस बार लॉर्ड इरविन को निशाना बनाया गया।
लॉर्ड हार्डिंग भी बच गए और लॉर्ड इरविन भी। इस प्रकार इतिहास एक बार फिर पूरी तरह दोहराया गया। परंतु परिस्थितियों की विडंबना कहिए कि वॉयसरॉय की गाड़ी को उड़ाने की कोशिश दिल्ली में की गई और हमें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ दूसरे जो नौजवान गिरफ्तार हुए थे उनके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु अपने संबंध में मैं अवश्य दावे से कह सकता हूं कि मुझे वॉयसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जो कुछ भी इस संदर्भ में ज्ञात हुआ वह बाद में लाहौर में जितने भी नौजवान गिरफ्तार हुए किसी को भी इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना था। वस्तुतः यह सारी योजना दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक थे भगवती चरण और दूसरे थे यशपाल, जिन्हें आज लोग प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, उसके बाद इंकलाबी पार्टी का संगठन कुछ बिखर गया। श्री चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियां यूपी तक ही सीमित थी। पंजाब और दिल्ली में भगवती चरण और यशपाल काम कर रहे थे। इन दोनों ने फैसला किया कि सरकार कांग्रेस की कोई भी मांग नहीं मान रही है और कांग्रेस नेता भी कुछ आवश्यकता से अधिक गर्मी दिखा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का निर्णय किया जिसके द्वारा परिस्थितियों में कुछ उष्णता पैदा हो और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन किसी निर्णायक चरण पर पहुंचे। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, किंतु अंत में यही निर्णय किया गया कि कुछ भी किया जाए वह ऐसा होना चाहिए जिससे सारे देश में धमाका हो और ब्रिटिश सरकार की बुनियाद एक बार फिर हिल जाए। इससे पहले 2 बड़े धमाके हो चुके थे, एक लाहौर में जब सैंडर्स की हत्या की गई, दूसरा दिल्ली में जब असेंबली में बम फेंका गया। इन दोनों के कारण समस्त संसार को पता चल चुका था कि भारत का नौजवान अब अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करेगा। परंतु भारत के नौजवान के सामने कोई नया कार्यक्रम नहीं था जिस पर आचरण करते हुए वे आगे बढ़ सके। यूपी श्री चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और कानपुर के हिंदी दैनिक प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभावाधीन थी। विद्यार्थी इनकी आर्थिक सहायता भी करते थे और उन्हें समय समय पर परामर्श भी दिया करते थे। उन्होंने श्री चंद्रशेखर आजाद से कहा कि लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला है उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। वे अनिवार्य रूप से देश को नया रास्ता दिखाएंगे, इसलिए क्रांतिकारियों को ऐसी कार्रवाई ना करनी चाहिए जिससे पंडित नेहरू का हाथ कमजोर हो। श्री चंद्रशेखर आजाद इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने श्री भगवती चरण तथा श्री यशपाल को परामर्श दिया कि वे कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे कोई नई पेचीदगी पैदा हो और क्रांतिकारी अपने देशवासियों को सहानुभूति खो बैठे। पहले तो भगवती चरण और यशपाल इसके लिए तैयार ना हुए, परंतु बाद में मान गए। उनका कहना था कि जो कांग्रेस मांग रही है अंग्रेज उसे किसी भी कीमत में देने को तैयार ना होगी। ऐसी हालत इस बात की परवाह क्यों की जाए कि कांग्रेस क्या कहती है और अंग्रेज क्या कहते हैं। क्रांतिकारी पार्टी का इन दोनों में से किसी के साथ भी समझौता ना हुआ, इसलिए हमें अपने कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहिए। परंतु श्री चंद्रशेखर आजाद इस बात पर किसी भी तर्क का प्रभाव ना हुआ। वे श्री गणेश चंद्र विद्यार्थी को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवती चरण और यशपाल को विवश किया कि वे अभी कुछ समय के लिए कोई धमाका ना करें। भगवती चरण और यशपाल ने 22 अक्टूबर 1919 को वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने की योजना बना रखी थी। इसके लिए वे कई मास से तैयारियां कर रहे थे और जब सारी योजना पूर्ण हो गई तो पार्टी के अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की इच्छाओं का आदर करते हुए उन्होंने अपना इरादा स्थगित कर दिया। परंतु कब तक? देश के हालात बिगड़ रहे थे और उनको सुधारने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। भगवती चरण तथा यशपाल ने फिर चंद्रशेखर आजाद से कहा कि उन्हें अपनी योजना को कार्य रूप देने की अनुमति दी जाए। उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह पैदा हो रही थी
कि उन्होंने योजना पूर्ति के लिए जो सामान तैयार कर रखा था उसे कहाँ रखें, विशेषकर उन बमों को जो इस काम के लिए तैयार किए गए हैं। इसलिए उन्होंने फिर चंद्रशेखर आजाद से कहा कि अब वे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आजाद ने उन्हें फिर रोक दिया और कहा कि अभी समय नहीं आया। भगवती चरण आजाद की इच्छा के विपरीत कुछ भी करना नहीं चाहते थे, परंतु इस बार यशपाल हट पर था। उसने आखिर भगवती चरण से कहा कि उसने वायसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने का निर्णय ले लिया है। वह अकेला ही इसके लिए जाएगा और काम पूरा करेगा। उसने कहा, मेरी आत्मा जब मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती कि हम अधिक देर प्रतीक्षा करें, इसलिए पार्टी के अनुशासन और चंद्रशेखर आजाद के देश का उल्लंघन करते हुए भी मैं जा रहा हूं। हो सकता है मैं जीवित वापस ना आऊं, हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तथा मैं फांसी पर लटका दिया जाऊं। दोनों हालातों में मुझे अपने लिए दंड मिल जाएगा, परंतु यदि किस तरह मैं वापस आ गया तो अपने आप को पार्टी के हवाले कर दूंगा। वह मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकेंगी, वह मुझे स्वीकार होगी, चाहे वह गोली से उड़ाने की सजा ही क्यों ना हो। भगवती चरण ने यशपाल के ये शब्द सुनकर उसे गले लगा लिया और दोनों ने फैसला कर लिया कि 23 दिसंबर को वायसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने की जो योजना बना रखी है उसे उसी दिन कार्य रूप दे दिया जाएगा। भगवती चरण और यशपाल ने मिलकर इसकी योजना बनाई। सबसे बड़ी कठिनाई उनकी यह थी कि ऐसे बम कहां से प्राप्त किए जाएं जिन्हें रेल की पटरी के नीचे गाड़ दिया जाए और जब वायसरॉय की गाड़ी उस रेल की पटरी से गुजरे तो वे फट जाएं। यशपाल तो कई मास तक रोहतक के बम परीक्षण करता रहा। इस काम में उसकी एक अन्य नौजवान ने भी सहायता की, वह था हंसराज वायरलेस। आखिर में जो बम फटा वह किसने बनाया और किसने चलाया, इस संबंध में यशपाल और हंसराज वायरलेस के बयान एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु इसमें शक नहीं है कि इस नाटक का वास्तविक नायक यशपाल ही था। भगवती चरण इस नाटक का मस्तिष्क थे। उन्होंने इसकी सारी योजना बनाई, परंतु उसे कार्य रूप यशपाल ने दिया। भगवती चरण स्वयं रेलवे लाइन पर जाकर बटन दबाना चाहते थे जिसके बाद बम फटना था, परंतु यशपाल ने उन्हें जाने न दिया। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भगवती चरण के अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य व्यक्ति न था जो पार्टी को संभाल सकता। इसलिए यशपाल ने कहा कि वे पीछे रहें, ज्ञात नहीं इस कोशिश का परिणाम क्या हो, इसलिए उन्हें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। इस संबंध में एक अन्य व्यक्ति का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं, वह था इंद्रपाल। यह कुछ समय लाहौर में हमारे समाचार पत्र में खुशनसीब कातिब का काम भी करता रहा। यशपाल ने इसकी ड्यूटी लगाई कि वह मथुरा की ओर से दिल्ली आने वाली गाड़ियों के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए रेलवे लाइन के पास कहीं रहने का प्रबंध करे, ताकि उसे पता चले कि कौन सी गाड़ी कितने बजे किधर से आती है। अधिक जानकारी का समय उस समय पता करने की आवश्यकता थी जब वायसरॉय की गाड़ी आती या जाती थी। उस समय पुलिस का क्या प्रबंध होता है, रेल की पटरी की हिफाजत के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये सब पता लगाने की आवश्यकता थी ताकि उसकी रोशनी में सारी योजनाएं बनाई जा सकें। इंद्रपाल ने दिल्ली से 5-6 मील दूरी पर के पास एक पुराने टूटे हुए खोखे में अपना डेरा लगा लिया। उसने एक साधु का वेश बना लिया, चिलम हाथ में ले ली, सामने धुनी जला ली और वहां बैठ गया। अपने पास पानी का एक घड़ा रख लिया। आते जाते लोग पानी पीने के बहाने या चिलम का कश लगाने के बहाने उसके पास आकर बैठ जाते और वह साधु जी महाराज बना उनसे आने जाने वाली गाड़ियों का संबंध में पता करता रहता। एक बार वायसरॉय की गाड़ी ने उधर से गुजरना था। पुलिस का बहुत बड़ा प्रबंध था। गश्त करते हुए पुलिस के सिपाही इंद्रपाल के पास आकर बैठ जाते। बाबा जी उन्हें पानी पिलाते, कई बार अपनी चिलम भी उनके हवाले कर देते और बात ही बाद में उनसे वायसरॉय की गाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते। दिन के समय तो वहां आने जाने वालों का तांता लगा रहता। रात के समय जब उस चले जाते तो यशपाल वहां जाकर इंद्रपाल को कुछ खाने को दे आता और यह क्रम कई दिन तक चलता रहा।
आखिर 23 दिसंबर का दिन आ गया। उस दिन वॉइसरॉय ने अपने दौरे से दिल्ली वापस आना था। 2 दिन पहले यशपाल और इंद्रपाल कौरव पांडवों को किले के निकट रेल की पटरी के नीचे 2 बम गाड़ आए। उनके साथ एक बिजली की तार लगा दी गई जो वहां से 250-300 गज तक जाती थी। एक तार का एक सिरा एक बैटरी तक जोड़ना था। जब बैटरी का बटन दबाया जाता तब बम ने फटना था। अतः 2 बम और 250 गज की एक तार 2 दिन पहले ही लगा दी गई थी। 23 दिसंबर को प्रातः 4 बजे के लगभग यशपाल ने उस तार के सिरे को बैटरी के साथ जोड़ दिया। उस समय उसने एक फौजी अफसर की वर्दी पहन रखी थी। मोटरसाइकिल पर वह गया था। मोटरसाइकिल उसने झाड़ी के नीचे छुपा दी और स्वयं भी झाड़ी के पीछे बैठकर गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। 6 बजे के लगभग गाड़ी ने वहां से गुजरना था। अभी 5-7 मिनट शेष थे। इसके बाद क्या हुआ यह आप यशपाल के अपने शब्दों में पढ़ें। इस घटना का उल्लेख करते हुए वे अपनी आप बीती लिखते हैं। हमारी योजना थी कि इंजन के निश्चित स्थान पर पहुंचते पहुंचते इंजन के मुंह पर धक्के के रूप में धमाका किया जाए। इससे इंजन पटरी के नीचे उतर जाएगा। लेकिन 2 गाड़ियों के आमने सामने भिड़ जाने पर होता है। मथुरा की ओर से फिर लाइन पर आवाज आई। धुंध में मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इंजन के सामने लगे लैंप को देखा। कुछ ना दिखाई दिया। अब आवाज के आधार पर ठीक समय बैटरी का बटन दबाना जरूरी था। गाड़ी की आवाज बिल्कुल निकट आ गई। मैं सांस रोके बटन पर हाथ रखे अपना सारा ध्यान एक और लगाए आवाज को ठीक जगह पर पहचानने की कोशिश कर रहा था। मेरी समझ में वह समय आ गया था और मैंने बटन दबा दिया। इसके साथ एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई। मैं समझ रहा था कि बम फटने के साथ गाड़ियों के आपस में भिड़ने और पटरी के नीचे लुढ़कने की आवाज होगी। परंतु मेरी आशा के विपरीत गाड़ी के तेज रफ्तार चलने और दिल्ली की ओर बढ़ने की आवाज मेरे कानों में पड़ती रही। मैं अपनी विफलता और निराशा को दिल में लिए वहां से चल पड़ा। परंतु बाद में समाचार पत्रों में इस घटना का सारा हाल प्रकाशित हुआ तो यशपाल को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि उसमें लिखा था कि वह बम वायसराय की गाड़ी में जो कुछ खाना बनाने वाला कमरा था उसके नीचे फटा था। इस कमरे का केवल लोहे का ढांचा ही शेष रह गया था, बाकी सब उड़ गया था। रेल की पटरी की लगभग 6 फुट का टुकड़ा भी टूटकर दूर जा पड़ा था। गाड़ी बहुत तेज चाल में होने के कारण से उस टूटी हुई जगह के ऊपर से खिसकती हुई चली गई थी। वॉइसरॉय का सचिव खाना खाने के कमरे के साथ कमरे में था। वह धमाके से बेहोश हो गया था। एक आदमी का मुंह जल गया था। वॉइसरॉय का कमरा बम फटने की जगह से आगे निकल गया था, परंतु धमाके के कारण वह भी अपने बिस्तर से उछल पड़ा। गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचते ही तिरपालों से ढांप दी गई थी ताकि गाड़ी टूटी हालत में देखकर जनता पर बुरा असर ना पड़े। यह है कहानी वॉइसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने की। भगवती चरण तो इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही इंद्रपाल जीवित हैं और ना ही यशपाल, परंतु वे अपने खून से इस देश के इतिहास का एक गौरवमय अध्याय लिख गए हैं। इसके साथ 1929 की कहानी समाप्त होती है। गांधी बनाम भगत सिंह। 1930 में भारत की राजनीति ने एक रुचिकर रूप धारण कर लिया। एक और देशभक्त शक्तियां ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने की तैयारियां कर रही थीं। दूसरी तरफ वे आपस में ही उलझ पड़ी। जब लाहौर कांग्रेस में वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को बधाई प्रस्ताव पेश किया गया था तो इसका कड़ा विरोध हुआ। गांधी जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जो भाषण दिया, इसमें उन्होंने नवयुवकों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर आपत्ति की और कहा, ये नवयुवक देश के हितों से द्रोह कर रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र बोस और कुछ दूसरे नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सबसे बड़ी कठिनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उत्पन्न हुई, जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, परंतु इसका विरोध करके वे गांधी जी को नाराज नहीं करना चाहते थे और किसी न किसी कारण से गांधी जी इस समय क्रांतिकारी आंदोलन को अपने लिए चुनौती समझ रहे थे। गलत या ठीक उनका विचार था कि वह एक परीक्षण कर रहे थे अहिंसा के द्वारा युद्ध जीतने की। यह परीक्षण इससे पहले किसी ने नहीं किया था।
गांधी जी चाहते थे कि इस परीक्षण में कोई अड़चन ना पड़े, इसलिए वह किसी प्रकार की हिंसा के कड़े विरोधी थे और सरकार भी नहीं चाहती थी कि हिंसा हो। इसलिए इस प्रश्न पर गांधी जी और सरकार दोनों एक स्थान पर आकर मिल गए थे। परंतु कुछ लोगों में गांधी जी की इस नीति की कड़ी प्रक्रिया हो रही थी, विशेषकर नवयुवकों में। श्री सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस से पृथक होकर एक नया दल बनाने की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस के अन्य नेता भी बिगड़ रहे थे। इन दिनों में डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम नाम के एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हुआ करते थे। वे भाषण बहुत ओजस्वी दिया करते थे। उन्होंने वायसरॉय को मुबारकबाद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने भाषण को इन शब्दों के साथ समाप्त कर दिया, मैंने गांधी जी को समझने का बहुत प्रयास किया है और इस सारे प्रयास में यदि कुछ समय समझ चुका हूं तो यह समझ चुका हूं कि कुछ भी नहीं समझ सका। गांधी जी इनका भाषण सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु डॉक्टर आलम बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्हें हमने पंजाब के छात्र सम्मेलन स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का प्रधान बना दिया। अपने चारों तरफ नवयुवकों को देखकर वे और भी उत्साह में आ गए और अपने अध्यक्षीय भाषण की ऐसी बातें कह गए जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उन दिनों हमारे नेताओं में भी एक दौड़ चल रही थी कि नवयुवकों को कौन अपनी तरफ खींच सकता है। इलाहाबाद के निकट भाषण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यूथ शुड थिंक डेंजरसली, अर्थात नवयुवकों के सोचने का ढंग अपना होना चाहिए कि वे देश की समस्याओं पर खतरनाक ढंग से भी विचार कर सकें। इसके कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया और वे एक पग और आगे चले गए। उन्होंने कहा, द यूथ शुड नॉट थिंक डेंजरसली, दे शुड ऑल्सो लिव डेंजरसली, अर्थात नवयुवक केवल खतरनाक ढंग से सोचना ही न अपितु खतरनाक ढंग से रहना भी सीखें। इसके बाद डॉक्टर आलम की बारी आई। पंजाब छात्र सम्मेलन की प्रधानता करते हुए उन्होंने कहा, द यूथ शुड थिंक डेंजरसली, लिव डेंजरसली एंड एक्ट डेंजरसली, अर्थात नवयुवकों को खतरनाक ढंग से सोचना चाहिए, खतरनाक ढंग से रहना चाहिए और खतरनाक ढंग से काम करना चाहिए। डॉक्टर आलम ने जो कुछ कहा इसका अर्थ क्या थे, संभवतः ज्ञात उन्हें भी नहीं था, परंतु उनकी स्थिति यह थी कि जितनी तालियां अधिक बजती वे उतने ही तेज होते जाते थे और कभी अपना संतुलन नहीं रख सकते थे। एक बार वे जेल में थे और बार बार यह शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनके पेट में दर्द रहता है। लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल म्यो अस्पताल में डॉक्टरों ने इनका परीक्षण किया और बताया कि इन्हें कोई रोग नहीं है, परंतु डॉक्टर आलम कहते जा रहे थे कि उनके पेट में दर्द होता है। अतः डॉक्टरों ने फैसला लिया कि इनका पेट चीरकर देखा जाए कि इनको क्या रोग है। जब इन्हें ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन मेज पर लिटाया गया तो डॉक्टर साहब बढ़ गए, कहने लगे कि जब तक गांधी जी इस ऑपरेशन के लिए अनुमति नहीं देते वह ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। परंतु गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे, उनसे अनुमति कैसे ली जाती। अतः सरकार ने तंग आकर डॉक्टर साहब को रिहा कर दिया और डॉक्टर आलम बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और लोटा डॉक्टर के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इनके संबंध में समझा जाता था कि वे एक बेपैंदे के लोटा हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश में दो विचारधाराएं में टक्कर हुई। एक का नेतृत्व गांधी जी करते थे और दूसरी का भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। गांधी जी ने कल्ट ऑफ द बॉम्ब के शीर्षक पर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया और भगत सिंह के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लेख के द्वारा किया। यह 4 पृष्ठों पर लाल स्याही से छपा हुआ एक पर्चा था जो सारे देश में वितरित किया गया। इसकी कुछ प्रतियां दुर्गादास खन्ना मुझे भी दे गए। मैंने इसे पढ़ा और रात हो जाने पर इसकी कुछ पूड़ियां बनाकर आसपास के घरों में फेंक आया। दूसरे दिन कॉलेज में भी चुपके चुपके कहीं कहीं रख दिया, परंतु मेरी यह इच्छा थी कि किसी तरह 1-2 पर्चे अपने पास रख लूं। मैं जानता था कि पुलिस किसी समय भी आकर तलाशी ले सकती है, इसलिए यह सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। मैंने अपने मकान की निचली मंजिल में एक कमरे में लगे 2 बड़े बड़े चित्रों को उतारा, उनके पीछे लगे गत्ते को निकाला, गत्ते और चित्र के बीच एक एक पर्चा रख दिया।
और फिर उसी तरह जोड़कर दीवार के साथ लटका दिया। दूसरा दिन प्रातः ही पुलिस वाले आ गए। सारे नगर की तलाशियां हो रही थीं। वह फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की तलाश कर रही थी, इसलिए जिस जिसके संबंध में उन्हें शक था उनके घरों में तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरे कमरे में आकर मेरी सभी पुस्तकें, वस्त्रों और मेरी सभी वस्तुओं को उलट पुलट कर दिया। उन्हें एक क्षण के लिए भी विचार न आया कि कमरे की दीवारों पर जो चित्र लटके हैं उनके पीछे भी पर्चा रखा जा सकता है। कागज का ही एक टुकड़ा था, कोई बड़ी वस्तु नहीं थी जो आसानी से छुपाई ना जा सके। परंतु संभवतः पुलिस वालों को भी इसमें अधिक रुचि नहीं थी। वे भी एक तरह से काम पूरा करने आए थे। इन दिनों हमने देखा कि कई पुलिस वालों की सहानुभूति हमारे साथ होती थी। अपनी नौकरी के लिए वे कानून का पालन तो पूरी तरह कर देते थे, परंतु अधिक रुचि या गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं करते थे। इसलिए मैं उस दिन साफ बच निकला और दुर्गादास खन्ना भी। साथ ही लाहौर के छात्र संघ के किसी भी अन्य कार्यकर्ता को पुलिस फंसा ना सकी। ऐसी स्थिति में देश का राजनीतिक वातावरण गर्म हो रहा था। महात्मा गांधी ने असहयोग की तैयारियां शुरू कर दी थी और उन्होंने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के यह अल्टीमेटम दे दिया था कि नमक सत्याग्रह करके अपने आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। दूसरी ओर क्रांतिकारी दल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से मुक्त कराने की योजना बनाई जा रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास था कि सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह और उनके साथियों को मृत्युदंड मिलेगा और अंततः उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए उन्हें छुड़वाने का एक प्रयत्न वे अवश्य करना चाहते थे। जब गांधी जी ने नमक छोड़कर सत्याग्रह की घोषणा की तो लोग मजाक करते थे। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन जोर पकड़ता गया। अंततः वह भी समय आ गया जब विश्व की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सरकार ने उस लंगोटबंद फकीर के आगे अपने हाथ प्यार डाल दिए और तत्काल वायसरॉय इरविन को महात्मा गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जो हमारे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से विख्यात हुआ। जब एक और कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी ओर क्रांतिकारी भी खामोश नहीं बैठे थे। लाहौर में एक षड्यंत्र केस चल रहा था। इसमें कोई 20 जवानों को सरकार का तख्ता पलटने और बादशाहों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी का आरोप था। यह नौजवान देश के विभिन्न सूबों से लाए गए थे। भगत सिंह और सुखदेव पंजाब के थे, शिव वर्मा, दया प्रसाद, जयदेव कपूर और सुरेंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश से लाया गया था। कमलनाथ तिवारी और बटुकेश्वर दत्त को बिहार से लाया गया था। जितेंद्र नाथ दास को बंगाल से और राजगुरु को पूना से लाया गया। इस तरह के सारे राज्यों के प्रतिष्ठित क्रांतिकारी नौजवानों को इस केस में घेर लिया गया। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण और विजय कुमार सिन्हा और कुछ दूसरे जो अभी पकड़े ना गए थे। बाद में विजय कुमार सिन्हा भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे ने धीरे धीरे ऐसा महत्व तथा स्थिति ग्रहण कर ली कि लोगों का ध्यान गांधी जी के अवज्ञा आंदोलन से हटकर इस मुकदमे की ओर हो गया। इसके दो कारण थे। एक तो यह है कि यह षड्यंत्र केस में जितने भी नौजवान शामिल किए गए सबके सब सरफिरोश थे। इनमें से किसी ने भी अपने बचाव के लिए एक क्षण का भी प्रयास न किया था। जिस साहस और वीरता से ये कैद में रहते हुए लड़ रहे थे, उसका उनके देशवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। इस मुकदमे के अभियुक्तों को यह मालूम था कि अगर इस केस में दोषी समझा गया तो फांसी मिलेगी या आजीवन कारावास। इनमें से प्रत्येक इसके लिए तैयार थे। इसलिए किसी को भी इस बात की चिंता न थी कि मुकदमे का अंतिम परिणाम क्या होता है। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि किस जज के समक्ष उनका मुकदमा पेश है। यह वह क्या कहता है कि वह क्या समझता है, वे अपने ढंग से मुकदमा लड़ रहे थे। उनके सामने सबसे मुख्य दृष्टिकोण यही था कि अधिकाधिक प्रचार और प्रसार हो। उनके सौभाग्य से वे अदालत में जो कुछ कहते या करते वह समाचार पत्रों में छप जाता। अंग्रेज दैनिक ट्रिब्यून जैसा पत्र कई पृष्ठ रोज इस मुकदमे की कार्रवाई प्रकाशित करता था।
अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून जैसा पत्र कई कई पृष्ठ रोज इस मुकदमे की कार्रवाई प्रकाशित करता था। इस मुकदमे की कार्रवाई लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर टेंट में हुआ करती थी। उसके चारों ओर पुलिस का जबरदस्त पहरा रहता था। सेंट्रल जेल में जाने वाली सड़कों पर भी पुलिस गश्त किया करती थी। वह सारा क्षेत्र एक पुलिस छावनी के दृश्य पेश करता था। चूंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल जेल में रखा गया था और भगत सिंह के विषय में सरकार को हर समय आशंका रहती थी कि वह कहीं भाग न जाए, इसलिए अदालत के बैठने का प्रबंध भी वहीं किया गया था। शेष कैदियों को बॉस्टल जेल में रखा गया था। उन्हें प्रतिदिन पुलिस के पहरे से सेंट्रल जेल लाया जाता। वे नारे लगाते और गीत गाया करते थे। दूसरी ओर भगत सिंह और दत्त भी वहां आ जाते। फिर ये सब लोग इकट्ठे होकर अपनी हथकड़ियों के साथ गाने गाने लगते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मक्कल में वह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कई बार विशेष दंडाधिकारी, जिनका नाम पंडित कृष्ण था, उन्हें रोकने का प्रयास करता, किंतु नौजवानों पर उसकी डांट या आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह जो कुछ कहता उसे सुनकर ये हंस देते थे। जब वह कहता कि यह अदालत का अपमान है तो वे और भी अधिक कह कह लगाकर हंसते। इस तरह धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। अंततः वह भी दिन आ गया जब इन अभियुक्तों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया। सरकार ने इन्हें ले जाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे तैयार न हुए। इस पर 1 मई 1930 को सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मुकदमा चल सकता था। साथ ही विशेष दंडाधिकारी की जगह हाई कोर्ट में 3 जजों पर आधारित एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया गया। 3 जजों में 2 अंग्रेज थे, न्यायाधीश हिल्टन, न्यायाधीश टैब और तीसरे न्यायाधीश थे अब्दुल कादिर। साथ ही यह भी कह दिया गया कि इस न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपीलें हो सकेंगी। इस मुकदमे की एक और विशेषता यह थी कि लगभग सारे अभियुक्त पढ़े लिखे और नौजवान थे। बड़े बड़े उच्च कोटि के वकील उनकी पैरवी कर रहे थे, किंतु भगत सिंह, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा और कुछ दूसरे अभियुक्त सरकारी गवाहों पर जिरह स्वयं किया करते थे। वे जिरह करते थे तो बड़े बड़े वकीलों को मात दे दिया करते थे। वह सब कुछ पत्रों में छप रहा था। इससे उनकी ख्याति उस समय 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। जनता यह समझ रही थी कि ये नौजवान केवल बम या पिस्तौल ही नहीं चलाना जानते, बल्कि पढ़े लिखे युवक एक बहुत बड़े आदर्श के लिए लड़ रहे हैं। जिस ढंग से वे अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने किसी समय भी अपने रवैये में किसी प्रकार की लड़खड़ाहट नहीं आने दी थी। सरकार स्वयं परेशान थी कि क्या करे। जिन नौजवानों को यह डर ना हो कि कल उन्हें फांसी मिल जाएगी, उनके हर कृत्य से उनके दृष्टिकोण के पक्ष में वातावरण बन रहा हो, वो नौजवान क्या परवाह करते कि सरकार क्या कहती है और दंडाधिकारी क्या कहता है। उनके सौभाग्य से देश के कई नेताओं की सहानुभूति भी उनके साथ थी। यद्यपि गांधी जी को उनकी कार्यविधि को पसंद ना करते थे, किंतु वे भी यह अनुभव करते थे कि जिस वीरता और साहस को ये नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां तक कि पंडित मोतीलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का संबंध था, उनकी सहानुभूति तो खुले रूप में उनके साथ थी। वे तो उन्हें अदालत मिलने भी गए थे और यदा कदा उन्होंने उनके पक्ष में बयान भी दिए थे। ये वे हालत थे जब चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण ने यह फैसला लिया कि किसी प्रकार भगत सिंह को जेल से छुड़ाया जाए। इनके सामने 2 उद्देश्य थे। एक तो यह कि किसी प्रकार अपने एक साथी को मौत के मुंह से निकाल लें। दूसरा यह कि यदि वे सफल हो गए तो उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा में असीम वृद्धि हो जाएगी। अंग्रेज सरकार को नीचा दिखाने के लिए गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, क्रांतिकारी उससे सहमत नहीं थे, किंतु वे यह भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी की पराजय हो जाए। इस स्थिति में अंग्रेज सरकार का दिमाग और भी खराब हो सकता था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण यह समझते थे कि यदि कोई धमाकापूर्ण कार्रवाई करके दिखा दे तो गांधी जी के साथ समझौता करने पर विवश हो जाएगी। वह कभी भी पसंद ना करेगी कि क्रांतिकारी पार्टी की शक्ति में वृद्धि हो। वह गांधी जी से फैसला कर लेगी। इनका
भी देश को कुछ ना कुछ लाभ होगा। 1927 से लेकर 1931 तक भारत की क्रांतिकारी लहर कुछ सरफरोशों के सहारे चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण और भगत सिंह तीनों ही सर पर कफन बांधे फिर रहे थे। अंत में तीनों ही शहीद हो गए। वे इस देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन अपनी जिंदगी में उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। उस जमाने में और बहुत से लोग ये तमन्ना मन में लिए संसार से चले गए। कहते हैं कि जब फरवरी 1931 में मोतीलाल नेहरू का देहांत होने लगा तो उन्होंने भी अपने अंतिम क्षणों में यही शब्द कहे थे, काश मैं अपने जीवन में इस देश को स्वतंत्र होते हुए देख सकता। लेकिन मोतीलाल नेहरू की आयु उस समय 70 से ऊपर थी। कुछ वर्ष और जीवित रह जाते तब भी शायद वे अपनी आंखों से देश को स्वतंत्र होते हुए ना देख सकते। लेकिन भगवती चरण, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की कोई इतनी उम्र न थी। इन तीनों में भगवती सबसे बड़े थे। जब एक बम फट जाने से उनका देहांत हो गया तब उनकी उम्र केवल 40 वर्ष की थी। उनकी पत्नी भी थी। चंद्रशेखर आजाद की उम्र 35 वर्ष के लगभग होगी और भगत सिंह की तो उम्र कुल 23 वर्ष। इन तीनों ने एक क्षण के लिए भी ना सोचा कि अब भी तो सारी उम्र पड़ी है, क्यों ना ठाट बाट से जीवन व्यतीत करें। देश को स्वतंत्र कराने के लिए और भी हैं, वे कराते रहेंगे। लेकिन इन तीनों ने देश को स्वतंत्र कराने को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना रखा था। जिस प्रकार मजनू अपनी लैला की खोज में जंगलों में भटकता फिरता था, उसी तरह वे भी आजादी की तलाश में जगह जगह भटकते फिरते थे। आगे आगे ये होते थे, पीछे पीछे इनकी मौत थी। यह जानते हुए कि मौत इनका पीछा कर रही है, इन्होंने अपने कठोर प्रण में कभी ढील नहीं आने दी। जो लक्ष्य अपने सामने रखा था उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करते रहे और इस प्रयास में अंततः तीनों ही शहीद हो गए। जो कुछ उन्होंने किया, जो इसका परिणाम निकला, उसके बारे में हम निश्चित रूप से एक शायर के शब्दों में कह सकते हैं, दरे तकदीर पर सर फोड़ना सेवा रहा अपना, वसीले हाथ ही आए न किस्मत आजमाई के। 1930 में जब कांग्रेस एक और सरकार से टक्कर ले रही थी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी पार्टी ने भी अपनी गतिविधियां तेज करने का फैसला कर लिया। उस समय क्रांतिकारी पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद तथा भगवती चरण थे। उन्हें यह बात बुरी तरीके से खटक रही थी कि भगत सिंह को सरकार एक दिन फांसी पर लटका देगी। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या में भाग लेकर लाला लाजपत राय के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले लिया था। इसके बाद विधानसभा में बम फेंकने कर उसने जो वक्तव्य दिया, उसके द्वारा पहली बार क्रांतिकारी पार्टी के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण हुआ। परंतु जिस निडरता और वीरता के साथ भगत सिंह और बीके दत्त ने अपना अपराध स्वीकार किया, उनके कारण उनकी ख्याति को 4 चांद लग गए और इन दोनों का नाम देश के एक नौजवान की जबान पर चढ़ गया। जो कसर बाकी रह गई थी वो इन दोनों जवानों ने लाहौर कांड षड्यंत्र के मुकदमे में अपनाए गए रवैये से पूरी हो गई। जब किसी के विरुद्ध हत्या या षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हों, जिसका दंड फांसी या उम्र कैद के सिवाय और कोई ना हो सकता हो, तो अभिव्यक्तों की ओर से पहला प्रयास अपनी सफाई में पेश करना होता है ताकि किसी भी प्रकार वे बच सकें तो बच जाएं। लेकिन ये अनोखे अभिव्यक्त थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी ऐसा काम नहीं किया जिनसे इनमें किसी प्रकार की कोई दुर्बलता दिखाई दे। भगत सिंह तो अंतिम समय तक मौत से खिलवाड़ करता रहा। इसका यह परिणाम हुआ कि भगत सिंह की ख्याति 7वें आसमान पर जा पहुंची। प्रत्येक की जिह्वा पर भगत सिंह का नाम था। प्रत्येक सभा में उसकी चर्चा थी। अदालत में दिया गया उसका एक एक वक्तव्य जब समाचार पत्रों में प्रकाशित होता तो लोग वाह वाह कर उठते थे। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण ने आपस में परामर्श किया कि क्या किसी और भगत सिंह को जेल से छुड़ाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार यह हो जाए तो सारे संसार में तहलका मच जाएगा। जिस युवक को उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा शत्रु समझा जाता था, जिसकी सजा सिवाय मौत के कुछ और भी ना समझी जाती थी, यदि उसे किसी प्रकार से निकाल लिया जाए तो सारे देश में एक ऐसा धमाका होगा जो सरकार की जड़ें हिला देगा। कई दिन तक श्री भगवती चरण और आजाद के मध्य परामर्श होता रहा।
इसके लिए उन्होंने कितनी तैयारी करनी पड़ी, इस बारे में भी सोचते रहे। उन्हें इस बारे में कोई संदेह ना था कि अगर यह कार्रवाई की गई तो हो सकता है 2-4 पुलिस वाले मारे जाएं, 2-4 क्रांतिकारी दल के जवान शहीद हो जाएं, और यह भी हो सकता है कि उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण स्वयं भी मारे जाएं। इस सारी लड़ाई के लिए कई बम और पिस्तौल चाहिए, 1 या 2 मोटर गाड़ियां भी चाहिए। इसके साथ कोई ऐसा मकान तलाश किया जाना चाहिए जहां वह सारा सामान जमा किया जाए, और दूसरा मकान चाहिए जहां भगत सिंह को छिपाया जाए। अर्थात इस प्रकार का पूरा विवरण तैयार होना अभी शेष था। इसके साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाए या ना किया जाए। अगर किया जाए तो किस किस को। शुरू में यह बात आजाद और भगवती चरण तक ही सीमित रही। जब उन्होंने निर्णय लिया कि इसे कार्यरूप दिया जाना चाहिए तो उसके पश्चात उन्होंने यशपाल, धनवंतरी, सुखदेव राज आदि से बातचीत की और अंत में सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लाहौर के बहावल रोड पर एक कोठी किराए पर ले ली गई। सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को इसलिए वहां रखा गया ताकि किसी को किसी प्रकार का संदेह ना हो। पड़ोसी भी यही समझे कि कोई परिवार यहाँ आकर आबाद हुआ है। 2 औरतों की वहां मौजूदगी 2 मर्दों की शराफत का सबसे बड़ा प्रमाण था। किराए पर फर्नीचर आदि लाकर रखा गया। कोई भी बाहर आने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ सकता था कि इस कोठी में बड़े खतरनाक क्रांतिकारी रहते हैं। 2-4 दिन अंदर बहुत बड़ा पग उठने वाला है। यदि सफल हो गया तो सारे ब्रिटिश शासन को एक और जोड़कर रख देगा। 1 जून 1930 वह दिन था जो भगत सिंह और दत्त को जेल से छुड़वाने के लिए नियत किया गया। उन दिनों भगत सिंह और दत्त को लाहौर हत्याकांड के शेष अभियुक्तों को बोरस्टल जेल में, चूंकि मुकदमा एक ही था, भगत सिंह और दत्त ने यह मांग की थी कि सप्ताह में एक दिन उन्हें अवसर दिया जाए कि वह अपने साथियों से मिलकर अपने मुकदमे के बारे में विचार विमर्श कर सकें। यह बात मान ली गई और हर रविवार इन दोनों को पुलिस के कड़े पहरे में सेंट्रल जेल से बोरस्टल जेल में लाया जाता। वह सारा दिन और शाम को फिर सेंट्रल जेल में वापस आ जाते। आजाद और भगवती चरण ने जो योजनाएं बनाई थी उनके अनुसार तय किया गया दोनों सेंट्रल जेल से बोरस्टल जेल में जाने के लिए सेंट्रल जेल के फाटक से बाहर निकलकर सड़क के निकट पहुंचे। उस समय बम्बों और पिस्तौलों पर हमला कर दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक मोटर गाड़ी वहां पर खड़ी रखी जाए। जब पुलिस और क्रांतिकारियों के मध्य लड़ाई हो रही हो, दोनों ओर से गोलियां और बम चल रहे हो, उस समय भगत सिंह और दत्त भागकर उस मोटर में जा बैठे जो वहां खड़ी होगी। इधर लड़ाई होती रहेगी और मोटर का ड्राइवर उन दोनों को लेकर भाग निकलेगा। पुलिस पर हमले के लिए 2 पार्टियां बनाई गई थीं। एक ने बम चलाने थे और दूसरी ने पिस्तौलों से हमला करना था। एक पार्टी के नेता जिसने बम चलाने थे भगवती चरण थे। दूसरी पार्टी के नेता जिसने पिस्तौलों से पुलिस को रोकना था आजाद थे। इस योजना के लिए भगत सिंह से भी विचार विमर्श कर लिया गया था। उनका मत था कि हमें सेंट्रल जेल के सामने करने के बजाय बोरस्टल जेल के बाहर किया जाए तो बेहतर होगा। वहां पुलिस का प्रबंधन सेंट्रल जेल की अपेक्षा बहुत कम होता है, परंतु वहां एक कठिनाई थी कि बोरस्टल जेल बड़ी सड़क से हटकर जरा पीछे की ओर था। यह ना हो कि यदि भगत सिंह और दत्त को छुड़ा लिया जाए तो उनको बड़ी सड़क तक पहुंचने के पूर्व सेंट्रल जेल की पुलिस वहां पहुंच जाए तो फिर लड़ाई पुनः लड़नी पड़ जाएगी और इससे सफलता कुछ संदिग्ध थी, क्योंकि पुलिस के पास जितने हथियार थे उतने आजाद के पास ना थे। अंत में निर्णय हुआ कि सेंट्रल जेल के बाहर ही हमला किया जाए। इससे कोई संदेह ना था कि लड़ाई वहां जमकर हो सकती थी और इसमें कुछ क्रांतिकारी मारे भी जा सकते थे, परंतु अपनी कोई भी योजना बनाते समय उनके मस्तिष्क में यह विचार ना आता था कि वे जीवित रहेंगे या नहीं। जीवन को वे एक खेल समझते थे जिसे वे हंसी खुशी खेलना चाहते थे और उनमें से अधिकांश हंसी खुशी खेलते हुए संसार से विदा हो गए। 1 जून 1930 का दिन योजना को कार्य रूप देने के लिए नियत किया गया। भगत सिंह और दत्त को भी इसकी सूचना दे दी गई कि वह भी इस दिन को तैयार होकर आए। इन क्रांतिकारी नवयुवकों का ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न था।
कुछ तो कई बार ईश्वर का मजाक उड़ाया करते थे, परंतु कई बार उन्हें भी इसकी शक्ति का अवश्य हो जाता था। जब इनकी सारी योजनाएं धरी रह जाती, यही हश्र इनकी इस योजना का भी हुआ। 28 मई को भगवती चरण ने कहा कि जो बम उन्होंने तैयार किए उनका परीक्षण करना चाहते हैं। कहीं यह ना हो कि अंतिम समय पर ये बम नकारा सिद्ध हो जाएं और हम बिना कुछ किए पुलिस के कब्जे में चले जाएं। इसलिए प्रातः ही सुखदेव, राज और बच्चन के साथ एक बम लेकर रावी नदी के किनारे चले गए ताकि रावी पार एक जंगल में उस बम को चलाकर देख लें। भगवती चरण के चले जाने के बाद बहावलपुर रोड की कोठी में सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। जेल में जो हमला करना था उसमें 2 दिन शेष रह गए थे। सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी घर का अन्य काम संभाल रही थी। सबसे अधिक चिंता तो इस बात की थी कि पड़ोस वालों को यह संदेह ना हो कि इस कोठी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति रहते हैं। यह क्रम अभी चल रहा था कि सुखदेव राज एक टांगे में दर्द से कराता हुआ वहां पहुंच गया। इसका एक पैर कपड़े से बंधा हुआ था, परंतु रक्त इतना बह गया था कि वह कपड़ा भी लाल हो गया था। उसे देखकर आजाद और कुछ लोग बाहर निकल आए। सुखदेव ने उन्हें इतना ही कहा कि उसे टांगे से नीचे उतार लिया जाए। जब टांगे से उतार लिया गया तो उसने बताया कि भगवती चरण रावी नदी के किनारे बम का परीक्षण कर रहे थे। बम उनके हाथ में फट गया और उसका एक हाथ उड़ गया। चूंकि सुखदेव उनके पास खड़ा था, उनके पांव में गहरी चोट आई। भगवती चरण की हालत खराब है, वे वहीं रावी के किनारे पड़े हैं और उन्होंने सुखदेव राज को भेज दिया है कि वह जाकर सबको सूचना दे दे। सुखदेव उनको छोड़कर आना ना चाहते थे, परंतु भगवती चरण ने उनसे कहा कि बचने की अब कोई आशा नहीं। इतना खून बह चुका है कि अब मैं बच नहीं सकता और ना ही तुम मुझे उठाकर बहावलपुर रोड तक ले जा सकते हो। मैं यह भी नहीं चाहता कि इस हालत में किसी को संदेह हो जाए और मेरे दूसरे साथियों के लिए मुसीबत खड़ी हो। इसलिए अब मुझे यहीं छोड़ दो और शेष साथियों को जाकर सावधान कर दो। मेरी अब चिंता मत करना, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब सुखदेव ने यह हाल सुनाया तो ऐसा लगा कि सब पर पहाड़ टूट पड़ा। भगवती चरण का क्रांतिकारी दल में उस समय प्रमुख स्थान था। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आजाद और भगत सिंह 2 ही पार्टी के नेता शेष रह गए थे। साथ ही और भी इनके कई थे, लेकिन जो उच्च स्थान इन्हें प्राप्त था यह किसी और को ना था। काफी समय से आजाद और भगवती चरण में कुछ भ्रांतियां भी पैदा होती रही थी। कई लोगों का काम ही यह होता है कि मित्रों और साथियों में भ्रांतियां पैदा करते रहे। ऐसे लोग क्रांतिकारी दल में कुछ कम ना थे। उन्होंने काफी समय से भगवती चरण और चंद्रशेखर को एक दूसरे से दूर रखा। अंत में परिस्थितियां ऐसा रूप धारण करती गईं कि वे दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। भगत सिंह को छुड़वाने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी और दोनों ही उसे मिलकर क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। दोनों को यह ज्ञात था कि इसमें उनकी मौत भी हो सकती है। हो जाती तो उन्हें दुख ना होता, पर अब जो कुछ हुआ इसके लिए कोई तैयार ना था। सुखदेव ने सारी कहानी सुनने के बाद सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि भगवती चरण का क्या किया जाए। वे रावी नदी के किनारे जंगल में एक घायल अवस्था में पड़े थे। उस समय तक किसी को यह ज्ञात ना था कि जीवित भी हैं या नहीं। इसलिए सारी वस्तु स्थिति को जानने के लिए और यदि संभव हो तो भगवती चरण को वहां से लाने के लिए यशपाल अपने साथी के साथ रावी नदी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवती चरण भूमि पर पड़े जीवन के अंतिम क्षण बिता रहे थे। जब यशपाल वहां पहुंचा तो भगवती चरण अभी जीवित थे। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि भैया चंद्रशेखर आजाद नहीं आए? यदि आ जाते तो उनके दर्शन भी हो जाते। उन्होंने यशपाल को कहा कि वे वहां से चले जाएं और उनकी खातिर अपने आप को खतरे में न डालें। वे तो अब जा रहे हैं, उन्हें मरने का दुख नहीं, यह दुख अवश्य है कि वे भगत सिंह को कैद से ना छुड़ा सके। यशपाल ने देखा कि उनका एक हाथ उड़ गया है। शरीर के कई और भी भागों में रक्त बह रहा है। भगवती दर्द के मारे निढाल होते जा रहे हैं, परंतु जबान से एक बार भी उफ तक ना आने दी। खून बहने से कमजोरी बढ़ती जा रही थी और अब उनके लिए हाथ पांव हिलाना कठिन हो गया था। यशपाल ने समझा कि अब उन्हें इसी हालत में पड़े रहने देना ठीक नहीं।
उन्हें वहां से ले जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा, परंतु इस हालत में वहां छोड़ना भी कठिन था। इसलिए अपने एक साथी को वहां छोड़कर यशपाल वापस चला गया और उन्हें वहां से शहर ले जाने का प्रबंध कर सका।